वेलकम टू कॉन्कर IAS MPPSC 2020-21 दोस्तों, यूनिट 9 क्लास थर्ड आज लास्ट क्लास है ई कॉमर्स। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि जो यूनिट 9 है तो क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो टोटल 10 यूनिट है दोस्तों, 10 टोटल है, एक का 10, तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, MPSC में तो 100 में से यहाँ से 10 क्वेश्चन आने की सब पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो उसमें से ई कॉमर्स नया ऐड हुआ है, तो हमने 2 क्लासेस में हो चुके हैं, उसका डेवलपमेंट कैसा है, उसका मॉडल क्या था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे संस्थागत क्या क्या भारत सरकार ने प्रयास किया ई कॉमर्स के लेके, तो यहाँ से क्वेश्चन को आने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों आप ये क्लास देख लीजिए, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों को तक पहुंचाइए। ठीक है, और हम आपको नए क्लास के साथ मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ई कॉमर्स। दोस्तों ई कॉमर्स में जैसे आपको पता था, सूचना ऑनलाइन, मैंने उसमें पहले मॉडल पढ़ा। ठीक है, टोटल 10 मॉडल थे। फिर ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर और ऑनलाइन शॉपिंग ऐप जो भी थे, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, अमेजन, स्नैपडील, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, और मॉडल भी पढ़ा, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू सिटीजन। ठीक है, सिटीजन टू सिटीजन, सिटीजन टू गवर्नेंस। ठीक है, और गवर्नेंस टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन। टोटल 10 मॉडल हमने पिछली क्लास में बताया है, जो कि एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ मॉडल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और जो ऐप भी कब इस्टेब्लिश हुआ, कब क्या हुआ, तो ये आप प्रीवियस कॉन्कर प्लेलिस्ट में जाकर एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 में। इसके पहले कोई अधिनियम नहीं आया, तो सबसे पहला अधिनियम दोस्तों कब आया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। ठीक है, ये पहला साइबर लॉ है। भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा है। 17 अक्टूबर 2000 को पारित किया गया और 27 अक्टूबर 2009 को संशोधित हुआ। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम दोस्तों कब आया, 2000 में आया। इसमें संशोधन कब हुआ, 27 अक्टूबर 2009 में संशोधन हुआ। आपसे पीटी में यहीं से क्वेश्चन पूछ देगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया, तो आपका जवाब होना चाहिए 2000 में आया। इसमें पहला संशोधन कब हुआ, तो आपका जवाब होना चाहिए 2009 में हुआ। आपसे यही सीखने से ही क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, लेकिन बहुत पूछ सकता है पहला साइबर लॉ कब आया, तो आपका जवाब होना चाहिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में आया। ठीक है, भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा है। ठीक है, इसका मुद्दे क्या है दोस्तों, इसमें 4-5 मुद्दे हैं। साइबर अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट अपराध और उल्लंघन, नेक्स्ट डिजिटल साक्षरता और कानूनी मान्यता, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की कानूनी मान्यता। ठीक है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में जब आया, इसमें जो दोस्तों मुद्दे थे, साइबर अपराधों के लिए न्याय व्यवस्था, अपराध और उल्लंघन, नेक्स्ट डिजिटल साक्षरता को कानूनी मान्यता प्रदान करना, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की कानूनी मान्यता प्रदान करना। ठीक है, क्लियर, होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए सूचना प्रौद्योगिकी का पहला साइबर लॉ कब आया, तो दोस्तों आपको जवाब होना चाहिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में आया और इसमें संशोधन 2009 में हुआ। ठीक है, भारत का पहला ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा कब दिया गया दोस्तों, तो ये 2000 में दिया गया। ठीक है, आप इससे घबराइएगा नहीं, यहाँ इससे कुछ कहीं बाहर नहीं जाएगा। ठीक है,
ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट चलिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया? 2019 में आया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर लीजिए। आप डायरेक्ट पूछेगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया दोस्तों? आपका जवाब होना चाहिए 2019 में आया। ठीक है, और 20 जुलाई 2020 में। ठीक है, ये लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को भी प्रस्तावित किया है। इसके पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बना हुआ था। 2009 में 19 में तो संशोधन होगा, 86 में तो 2019 बना। ठीक है, CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, इसमें एक बार बनी CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ई कॉमर्स से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान दोस्तों, इसमें 48 घंटे के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी और शिकायत प्राप्ति की तारीख से 1 महीने के भीतर उसका निपटारा करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ई कॉमर्स से संबंधित जो प्रावधान किए गए उसमें ये बोला गया 48 घंटे मतलब 2 दिन के भीतर उपभोक्ता शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी और शिकायत प्राप्ति की तारीख से, अगर मान लीजिए आज कोई शिकायत मिली है, 1 महीने के अंदर उसका निपटारा होगा। ठीक है, अगर कोई मामला ऐसा आता है तो आप 2 दिन के अंदर आप उपभोक्ता प्रक्रिया अधिनियम के तहत अपना कार्रवाई कीजिए और जिस दिन आप उसको लागू करेंगे उसके 1 महीने बाद, 1 महीने के अंदर उसका निपटारा किया जाएगा। ठीक है, और जो ये शिकायत करता होंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगा, मतलब ठीक है, ऑनलाइन या फोन के माध्यम से या थ्रू भी है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होगा। और ई कॉमर्स में उत्तरदायित्व की अवधारणा को प्रस्तुत करता है और मुआवजे के किसी भी दावे के लिए उत्पाद निर्माता, उत्पाद सेवा प्रदाता, उत्पाद विक्रेता को इसके दायरे में लाता है। ठीक है, क्लियर दोस्तों। ई कॉमर्स से संबंधित 3 प्रावधान किए गए हैं। 2 दिन के भीतर शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी और शिकायत प्राप्ति की तारीख से 1 महीने के अंदर उसका निपटारा होगा। और ये जो शिकायत होगी वो इलेक्ट्रॉनिक के रूप में होगी। तो ई कॉमर्स में उत्पाद उत्तरदायित्व की अवधारणा को प्रस्तुत करता है और मुआवजे के किसी भी दावे के लिए उत्पाद निर्माता, उत्पाद सेवा प्रदाता, उत्पाद विक्रेता इसके दायरे में लाता है। ठीक है, अब चलते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPC, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। एक कौन सी बनी है दोस्तों यहाँ पे? इसमें एक सलाहकारी निकाय, कार्यकाल 3 साल का होगा। अध्यक्षता केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री। उपाध्यक्ष संबंधित राज्य का मंत्री। विभिन्न क्षेत्र के 34 मेंबर। तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित किया, मतलब उसको समाप्त किया। ठीक है, तो इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट है, इस केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण बनाया गया है। और फिर ई कॉमर्स संबंधित जो 3 प्रावधान मैंने बताया, 2 दिन के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी और फिर प्राप्ति की तारीख से 1 महीने के भीतर उसका निपटारा करना होगा और इलेक्ट्रॉनिक रूप से शिकायत दर्ज करनी होगी। उत्तरदायित्व की अवधारणा को प्रस्तुत करता है और मुआवजे के किसी भी दावे के लिए उत्पाद निर्माता, उत्पाद सेवा प्रदाता, उत्पाद विक्रेता को इसके दायरे में लाता है। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद एक सलाहकारी निकाय है। इसका कार्यकाल 3 साल का होगा। अध्यक्ष केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री होंगे और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री होंगे। उपाध्यक्ष संबंधित राज्य का मंत्री होगा। विभिन्न क्षेत्रों से 34 सदस्य होंगे, जिसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद। ठीक है, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ई पोर्टल जैसे पूछते हैं, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ई पोर्टल के बारे में। तो प्रमुख जो दोस्तों ई पोर्टल है, पहला
ई सहज पोर्टल प्राइवेट कंपनी की सुरक्षा को मंजूरी देने के लिए दोस्तों ई सहज पोर्टल है जो प्राइवेट जितनी भी कंपनियां हैं कंपनियों को सुरक्षा को मंजूरी देने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है ई मंडी पोर्टल। ये कृषिगत वस्तुओं की सरकारी खरीद हेतु मतलब कृषि से रिलेटेड जो भी सरकारी मतलब वस्तुएं हैं उनको खरीद के लिए बनाया गया है। थर्ड माई दावा पोर्टल सरकारी सेवाओं से संबंधित जानकारी देता है। फोर्थ परिश्रम पोर्टल उड़ीसा कारोबार आसान बनाने हेतु तो परिश्रम जो पोर्टल दोस्तों है उड़ीसा सरकार ने कारोबार को आसान करने के लिए बनाया है। फिफ्थ डाक पे ये डिजिटल भुगतान हेतु बनाया गया है। ठीक है, डाक पे जो दोस्तों क्या है ये डिजिटल भुगतान हेतु बनाया गया है। सिक्स्थ चैंपियन पोर्टल ये एमएसपी को सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों ई सहज पोर्टल ये किसके लिए है? प्राइवेट कंपनियों के लिए। ई मंडी किसके लिए है? कृषि के लिए है। माई गावा पोर्टल सरकारी सेवाओं के लिए है। परिश्रम पोर्टल किसके लिए दोस्तों? आपको उसे बताया था उड़ीसा के लिए, उड़ीसा सरकार ने बनाया कारोबार को आसान करने के लिए। फिर डाक पे किसके लिए दोस्तों? तो ये डिजिटल भुगतान के लिए है। चैंपियन पोर्टल किसके लिए दोस्तों? तो चैंपियन पोर्टल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को सशक्त बनाने के लिए। ठीक है, तो ये प्रमुख पोर्टल है जो आपको जानने को हो सकता है, इसलिए मैंने आपको इसको बताया। आप थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। चैंपियन पोर्टल एमएसपी को सशक्त बनाने के लिए, डाक पे डिजिटल भुगतान के लिए, परिश्रम पोर्टल उड़ीसा सरकार ने कारोबार को आसान करने के लिए बनाया है। माई गावा पोर्टल सरकारी सेवाओं से संबंधित जानकारी हेतु। ई मंडी कृषिगत वस्तुओं का सरकारी खरीद हेतु। ई सहज पोर्टल प्राइवेट कंपनी को सुरक्षा देने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब आता है प्रमुख मोबाइल ऐप। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिए। ई कॉमर्स थोड़ा सा ये है जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा दोस्तों, मैं बता दूंगा। पहला है जन धन दर्शक। ये बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने हेतु तो दोस्तों आप ऐसे इसको जोड़ लीजिए। जनधन अकाउंट तो जनधन दर्शक तो बैंकिंग सुविधाओं को आसान करने के लिए जनधन अकाउंट सभी लोगों के लिए खोला गया। तो जीरो से अकाउंट तो जनधन दर्शक जो है बैंकिंग सुविधाओं को आसान बनाने हेतु किया गया है कि बैंक से रिलेटेड है। सेकंड सचेत ऐप बैंक में धोखाधड़ी रोकने तो दोस्तों सचेत कर दिया गया, मतलब बैंक में धोखाधड़ी ना हो। नीरव मोदी जैसे लोग पैसे लूट के भाग गए तो उनके सचेत कर दिया गया भाई अब बैंक सचेत हो जाओ। ठीक है, तो सचेत है बैंकों में धोखाधड़ी रोकने है। ठीक है, नेक्स्ट तेज और भीम ऐप। भीम तो आपको पता ही, भीम ऐप मोदी जी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उसमें ऐप किया है डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए भीम ऐप बनाया है। भीम या तेज ऐप ये डिजिटल भुगतान करने के लिए बनाया गया है। अब ये तो सिंपल आपको समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है, चार तो समझ में आ गया। जन धन दर्शक इसके लिए, बैंकिंग सुविधाओं के लिए, सचेत बैंक में धोखाधड़ी को करने के लिए, कम करने के लिए, तेज या भीम ऐप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मोदी जी ने चलाया है डिजिटल पेमेंट के लिए। अब आते हैं फोर्थ दर्पण ऐप डाक बीमा है। दोस्तों जो दर्पण है तो ये डाक बीमा है चलाया गया है। माई स्पीड ऐप तो आपको स्पीड से समझ लगता है, आजकल तो सब नेट तो सभी लोग चलाते हैं तो बिना नेट के कुछ काम ही नहीं होता। माई स्पीड, अरे मेरे मोबाइल के स्पीड नहीं आ रही है तो माई स्पीड मतलब इंटरनेट डेटा स्पीड को जांचनी है। ठीक है, माई स्पीड ऐप किसके लिए है तो दोस्तों ये इंटरनेट को स्पीड चेक करने के लिए। ठीक है, तो आपको बन जाएगा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट ई बीटा बुक। ये बुक से आपको पता चल रहा है बुक लिखा हुआ है, बहुत सारी जानकारी बुक देती है
तो विभिन्न जानकारी से संबंधित है। ठीक है। 7 पैसा पोर्टल ऐप छोटे व्यापारियों को सस्ता लोन या ब्याज दर में छूट देती है। दोस्तों जो पैसा ऐप है, तो पैसा से आपको कंफर्म हो रहा है, जब पैसा होगा तभी तो एमएसपी सेक्टर में लगे छोटे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, तो छोटे व्यापारियों को सस्ता लोन ब्याज दर में छूट देने के लिए पैसा पोर्टल बनाया गया है। 8वां मनी मोबाइल ऐप तैयार, पता चल रहा कि मनी से रिलेटेड है। आरबीआई द्वारा जारी दृष्टिबाधित लोगों की सहायता के लिए दोस्तों मनी मोबाइल ऐप जो है ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किसने जारी किया है? आरबीआई ने जारी किया है। ठीक है। 9 फ्यूल हमसफर दरवाजे तक डीजल पहुंचाने है। तो जो फ्यूल है, फ्यूल मतलब दोस्तों क्या होता है? पता है फ्यूल मतलब डीजल पेट्रोल जो भी है फ्यूल उसमें आता है। फ्यूल हमसफर तो आपके घर तक पहुंचाएंगे हम, तो इंसान तो दरवाजे में जाते ही है फ्यूल, तो वो आपको उल्टे पहुंचा रहे हैं, तो फ्यूल हमसफर है। सुपर ऐप टाटा समूह द्वारा डिजिटल सेवाओं में बनाया गया है। ठीक है। सुपर ऐप टाटा समूह द्वारा डिजिटल सेवाओं में बनाया गया है। ठीक है। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया अभी 10 प्रमुख ऐप मैंने इस स्लाइड में भी बताया जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जनधन दर्शक, जनधन मोबाइल से आप जोड़ दीजिए तो बैंकिंग सुविधाएं आसान करने के लिए। सचेत बैंक में धोखाधड़ी से लिए। भीम या तेज जो है तो डिजिटल भुगतान के लिए है। दर्पण ऐप डाक बीमा के लिए। माई स्पीड ऐप, अरे यार इंटरनेट नहीं चल रहा है यार, इंटरनेट की स्पीड चेक करने के लिए। ई बीटा बुक से हम समझ जाइए कि बुक बहुत बड़ी ज्ञान देगा, तो विभिन्न जानकारियां उपलब्ध करवाने के लिए। पैसा पोर्टल यार, जब पैसा होगा तभी तो एमएसपी सेक्टर में लोग काम करेंगे। एमएसपी करते दोस्तों छोटे व्यापारी को सस्ता लोन और ब्याज मिलेगा। ठीक है। मनी मोबाइल यार दिव्यांगों के लिए आरबीआई ने किया है मनी मोबाइल, मतलब उनको अल्लाह आसानी हो पैसा ट्रांसफर करने में, निकालने में, जो भी ऑनलाइन ट्रांसफर करने में। अब आया फिर फ्यूल मोबाइल ऐप यार, फ्यूल हम सफर है यार, हम गाड़ी में पेट्रोल डीजल नहीं है तो आप अपने घर तक पहुंचाएंगे, तो दरवाजे तक डीजल पहुंचाने के लिए। सुपर ऐप यार बहुत सुपर है यार, सुपर हिट है, तो टाटा समूह द्वारा डिजिटल सेवाओं में सुपर ऐप चलाया गया है। ठीक है। क्लियर। इस तरह से थोड़ा सा आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ये आपको थोड़ा आसानी हो इसलिए मैंने इसको ऐसा थोड़ा सा कुछ रोमांटिक बना दिया। ठीक है। अब आते हैं ई कॉमर्स से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, जो जैसे फायरवॉल। ये आपसे पूछने का फायरवॉल क्या है भाई? फायरवॉल क्या किसी रिलेटेड है? आपसे एमपीएससी में ऐसी क्वेश्चन आएगा, फायरवॉल क्या है भाई? तो बोल दोगे आप ये गेटवे है। कैसा गेटवे? नेट के लिए है। तो फायरवॉल के बारे में जान लेते हैं। यह ई कॉमर्स की ऐसी सुरक्षा प्रणाली है जो किसी डब्ल्यू नेटवर्क में अनाधिकृत पहुंच और धोखाधड़ी को रोकती है। ठीक है। नेक्स्ट, ई कॉमर्स की वेबसाइट नेटवर्क से बाहर निकालने व अंदर जाने वाले सभी कनेक्शनों को फायरवॉल सिस्टम से गुजरना पड़ता है, अर्थात यह सिस्टम ई कॉमर्स वेबसाइट के सभी कनेक्शनों को अपने नियंत्रण में रखता है। ठीक है। जो फायरवॉल जैसे मान लीजिए आपका ये सिस्टम है, तो फायरवॉल जो होता है, जैसे मान लीजिए फायरवॉल लगा हुआ है, ये एग्जाम्पल के लिए है, हालांकि क्योंकि सिस्टम के अंदर होता है ये फायरवॉल, तो फिर सिस्टम में सॉफ्टवेयर होता है। तो अगर कोई डाटा किसी नेटवर्क से आ रहा है तो फायरवॉल अगर ऑन है तो वो डिटेक्ट करेगा ये मैसेज कैसा आ रहा है, कहीं अनऑथराइज तो नहीं आ रहा है। अगर अनऑथराइज होगा उसको अंदर जाने नहीं देगा। ठीक है। यही रोक देगा। अगर कोई नॉर्मल होगा तो अगर फायरवॉल उसको जाने देगा। ठीक है। फायरवॉल का मेन काम ये होता है, ये सिस्टम में अंदर होता है। तो फायरवॉल ई कॉमर्स की ऐसी सुरक्षा प्रणाली है जो किसी वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क द्वारा अनाधिकृत पहुंच है धोखाधड़ी को रोकता है, जो ई कॉमर्स की वेबसाइट नेटवर्क से बाहर निकलने व अंदर जाने वाले सभी कनेक्शनों को फायरवॉल सिस्टम से गुजरना पड़ता है, अर्थात यह सिस्टम
ई कॉमर्स वेबसाइट के सभी कनेक्शनों को अपना नियंत्रण रखता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NEFT आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा ये किससे संबंधित है या कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, इसका प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। यह एक देशव्यापी इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर प्रणाली है। ठीक है दोस्तों, नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, इसका प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। यह देशव्यापी इलेक्ट्रॉनिक्स फंड प्रणाली है। ठीक है। थर्ड, RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, फास्ट फंड ट्रांसफर करता है। ठीक है, RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो दोस्तों ये फास्ट क्या करता है, फंड ट्रांसफर करता है। ठीक है, और नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, ठीक है, ये एक खाते में दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर करता है, लेकिन RTGS फास्ट करता है, और फायरवॉल इसे सिस्टम को ऑथराइज करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं IMPS, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, तत्काल भुगतान सेवा द्वारा इस बैंकिंग भुगतान प्रणाली से वास्तविक समय में पैसे एक खाते से दूसरे खाते में भेजे जा सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो IMPS, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम सर्विस, तो दोस्तों नेफ्ट, RTGS और IMPS दोनों पर थोड़ा फर्क है। नेफ्ट में अकाउंट टू अकाउंट, RTGS फास्ट होता है और IMPS रियल टाइम में होता है, तत्काल होता है। तो तत्काल भुगतान सेवा द्वारा इस बैंकिंग प्रणाली भुगतान से वास्तविक समय में पैसे एक खाते से दूसरे खाते में भेज सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट मोबाइल बैंकिंग, बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान की गई एक सेवा है जो सामान्यतः 24 आवर्स के आधार पर उपलब्ध है। ठीक है, तो दोस्तों मोबाइल बैंकिंग क्या है, मोबाइल या वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान की गई एक सेवा है जो सामान्यतः 24 घंटे उपलब्ध होती है। ठीक है, नेक्स्ट 6, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, यह पासवर्ड ऐड किए गए अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है। उन्हीं अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं जो आपके बैंक के साथ ऐड किए गए हों। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन पासवर्ड दोस्तों, यह पासवर्ड ऐड किए गए अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर के लिए उपयोग किया जाता है तथा उन्हीं अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं जो आपके बैंक के साथ ऐड किए गए हों। ठीक है, नेक्स्ट 7, OTP को अगर आपसे पूछे इसका फुल फॉर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो वन टाइम पासवर्ड, यह ऑनलाइन बैंकिंग में फंड ट्रांसफर करने में उपयोग में लिया जाता है। इससे यूजर में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक नंबर आता है जो लेनदेन को पूरा करने के लिए डालना होता है। ठीक है, तो वन टाइम पासवर्ड OTP, यह ऑनलाइन बैंकिंग में फंड ट्रांसफर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह यूजर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक नंबर आता है 6 डिजिट का, जो लेनदेन को पूरा करने के लिए 6 नंबर उसमें डालना पड़ता है अथॉरिटी। अगर आप वो सही नहीं डालते तो आपका फंड ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, IMPS, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, मोबाइल बैंकिंग, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, OTP बताया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। UPI, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये। ठीक है, UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये NPCI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने किया है, RBI ने इसको बनाया है। ऑनलाइन भुगतान का एक नया तरीका है, ये वर्चुअल एड्रेस में होता है, जैसे SBI पे, ICICI पैकेट, एक्सिस पे, UPI ऐप, फोन पे,
भीम ऐप इत्यादि। ठीक है, तो दोस्तों यूपीआई क्या है, आपसे डायरेक्ट हो सकता है यूपीआई क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। इसको भारत एनपीसीआई ने बनाया है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है। इसको आरबीआई ने बनाया है। ऑनलाइन भुगतान का एक नया तरीका है, वर्चुअल एड्रेस होता है इसका। यूपीआई के जैसे एसबीआई पे, आईसीआईसीआई पॉकेट, एक्सिस पे, यूपीआई है, फोन पे, भीम ऐप इत्यादि। ठीक है, फिर आता है यूएसडी ऑन यू ठीक, एक मिनट दोस्तों, यूएसएसडी, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट सर्विस डेटा। यदि आपके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, तो आप यूएसडी कैशलेस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका होता है *99#। ठीक है, तो यूएसडी दोस्तों क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। यदि आपके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो आप यूएसएसडी से कैशलेस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेट बैंकिंग, इसे ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, नेट बैंकिंग दोस्तों क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग है या कि इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। मैंने आपको यहाँ पे 3 चीज बताई। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको यूपीआई बोलते हैं। इसको एनपीसीआई और आरबीआई ने बनाया है। ये ऑनलाइन का एक नया तरीका है, वर्चुअल एड्रेस में होता है। यूएसडी अगर आपके पास नेट नहीं है तो तब भी आप *9 यूएसडी से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, इसे ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग ही कहते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ई ट्रेडिंग, इंटरनेट पर वस्तुओं का व्यापार ई ट्रेडिंग कहलाता है। ठीक है, ई ट्रेडिंग क्या है दोस्तों, इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार को ई ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, मोबाइल वॉलेट, मोबाइल वॉलेट कैशलेस भुगतान पद्धति है। ये पेटीएम, पे यूनिमेड, पे लाइन इत्यादि। ठीक है, ई वॉलेट इलेक्ट्रॉनिक्स वॉलेट कैशलेस भुगतान का विकल्प है, जैसे पेपल, पायनियर, ट्रांसफरवाइज, स्किपल, पेजी और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, इसको बोलते हैं AFES, आधार सक्षम प्रणाली भुगतान। ठीक है, तो यहाँ हमने पढ़ाया आपको ई कॉमर्स, ई ट्रेडिंग, मोबाइल वॉलेट, ई वॉलेट, आधार। ठीक है दोस्तों, आज हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ लिया दोस्तों। ठीक है, तो पहले तो हमने पढ़ा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, फिर इसमें संशोधन हुआ 2019 में। फिर पढ़ा हमने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित किया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद बनाया गया है। इसमें ये सलाहकारी निकाय है, इसमें अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे, विभिन्न क्षेत्रों से 34 सदस्य होंगे। ठीक है, फिर मैंने प्रमुख ई पोर्टल पढ़ा, फिर प्रमुख मैंने ई मोबाइल ऐप बताया आपको, फिर ई कॉमर्स संबंधी महत्वपूर्ण शब्दियाँ जैसे फायरवॉल, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, मोबाइल बैंकिंग, ट्रांजेक्शन पासवर्ड, ओटीपी, यूपीआई, यूएसएसडी, नेट बैंकिंग, ई ट्रेडिंग, मोबाइल वॉलेट, ई वॉलेट, आधार सक्षम प्रणाली। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। दोस्तों आज हमने ई कॉमर्स की क्लास हमारी आज कंप्लीट हुई। हम आपको नेक्स्ट सेगमेंट के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।